अध्याय 4 भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रस्तुत खंड में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक भाग के पश्चात महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं। प्रस्तुत भागों के शीर्षक निम्न प्रकार हैं। पहला शीर्षक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। दूसरा शीर्षक भारत में नियोजन। 3 भारत की नई आर्थिक नीति। 4 भारत की वित्त व्यवस्था। 5 भारत में कृषि, उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 1 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। यहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 58% भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 22% है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आजादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अधिक सशक्त तथा मजबूत हुई है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला बिंदु, भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के 58 वर्ष बाद भी भारत की 58% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 22% है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। दूसरा बिंदु, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत ने अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही है, परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व बना हुआ है, लगभग 80%। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 3 भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने की पुष्टि निम्न तथ्यों से की जा सकती है। पहला तथ्य, भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय और भी कम है। संप्रति भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/87 है। बी, कम से कम 1/3 जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। सी, बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है। 2003 में बेरोजगारों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी। डी, पूंजी व संसाधनों की न्यूनता है तथा सकल घरेलू बचत की दर काफी नीची है। हाल के वर्षों में घरेलू बचत की दर 26% के आसपास रही है। ई, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष यहाँ पिछले दशक में लगभग 1.8 करोड़ मानव में वृद्धि हुई है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित है तथा यह विकासमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अद्यतन आंकड़ा युक्त। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 19.7% है। कृषि क्षेत्र में भारत की 58% श्रम शक्ति लगी है। सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कुल उत्पादन में 20% से भी कम है। आयोजन काल में 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में लगी हुई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। भारत की प्रति व्यक्ति आय हाल के वर्षों में $460 के आसपास रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में लगभग 22% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा उसके सहायक क्रियाओं का है। जीडीपी में लगभग 21.8% हिस्सा द्वितीय क्षेत्र उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली आदि का है। जीडीपी में लगभग 56% हिस्सा तृतीय क्षेत्र व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवा क्षेत्र का है। पिछले 52 वर्षों में भारत में जीडीपी में वार्षिक वृद्धि 4.1% रही है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना,
गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। तत्पश्चात सन 1938 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसी ही मांग की थी। सन 1944 ईस्वी में कुछ उद्योगपतियों द्वारा बंबई योजना के तहत ऐसे प्रयास किए गए। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सन 1951 ईस्वी में तैयार हुई। भारत में अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को सारणी रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1951 से 1956 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 1.2%, उपलब्धि हुई 3.6%। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य था 2.5%, उपलब्धि हुई 4.1%। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य था 5.6%, उपलब्धि हुई 2.5%, यानी वृद्धि दर लक्ष्य से बहुत कम। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 5.5, उपलब्धि 3.3%। पांचवी पंचवर्षीय योजना, अवधि 1974 से 1978, वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 4.4%, उपलब्धि हुई 5%। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य जीडीपी का 5.2, उपलब्धि हुई 5.4%। पंचवर्षीय योजना सातवीं, अवधि 1985 से 1990, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 5.4% का था, जिसके विपरीत उपलब्धि 5.8% हुई। पंचवर्षीय योजना आठवीं, अवधि 1992 से 1997 ईस्वी, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य था 6% का, उपलब्धि हुई 6.7%। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य था 6.5, लेकिन उपलब्धि केवल 5.5% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 2002 से 2007 थी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8% का था, उपलब्धि का प्रतिशत अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त 6 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966-67 ईस्वी से 1968-69 ईस्वी के बीच, 1979-80 तथा 1990-91 से 1991-92 ईस्वी के लिए बनी थी। 1978-79 ईस्वी को अनवरत योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी।
इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। योजना अवकाश 1966-67 से 1968-69 ईस्वी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दिया गया। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा आरंभ इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 1983 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.8% वार्षिक रही, अतः यह सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। यह योजना सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.7% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.5% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। नवी योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया है। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित है। इसके अतिरिक्त सन 2007 ईस्वी तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय आयोजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया तथा प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह सरकारी आदेश द्वारा निर्मित निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। दीर्घकालिक योजना वह योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 15 से 20 वर्षों के लिए बनाई जाती है। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष इस प्रकार हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम सन 1977-78 ईस्वी, काम के बदले अनाज कार्यक्रम सन 1977-78 ईस्वी, अंत्योदय योजना कार्यक्रम सन 1977-78 ईस्वी, ट्राइसेम TRYSEM सन 1979 ईस्वी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन 1980, ड्वाक्रा DWCRA सन 1982 ईस्वी, जवाहर रोजगार योजना सन 1989 ईस्वी, नेहरू रोजगार योजना सन 1989 ईस्वी, 10 लाख कुआं योजना सन 1988-89, इंदिरा आवास योजना सन 1985-86 ईस्वी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 ईस्वी, रोजगार आश्वासन योजना सन 1993 ईस्वी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सन 1997 ईस्वी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सन 1999 ईस्वी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सन 1999 ईस्वी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 से 2001 ईस्वी, अन्नपूर्णा योजना सन 2000 ईस्वी, जनश्री बीमा योजना सन 2001 ईस्वी, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 ईस्वी, आश्रय बीमा योजना सन 2001-2 ईस्वी। नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है जिसका उद्देश्य उत्पादिता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 ईस्वी में बनाई एवं शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर PV नरसिंह राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी के मुख्य क्षेत्र थे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। पहला कदम सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। दूसरा कदम कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना। 3 केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। 4 अनुदान राशि यानी सब्सिडी में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया है वे हैं: पहला उपाय 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। दूसरा उपाय MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे हैं: पहला सुधार, बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई।
दूसरा सुधार, निर्यात क्रियाओं में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। 3. सरकारी उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता तथा बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया वे हैं। पहला उपाय, आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी, वर्तमान में 4 ही है। दूसरा उपाय, जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। 3. सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोध ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। 4. श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए 2006 ईस्वी तक काफी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। इस समय औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या मात्र 4 है। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति अपनाई गई है। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। कुछ मुख्य उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 2004 ईस्वी में निम्नलिखित थी। क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी निवेश की सीमा 20%, निजी बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी निवेश की सीमा 74%, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, विदेशी निवेश की सीमा 51%, बंदरगाह निर्माण, विदेशी निवेश की सीमा 100%, विद्युत एवं ऊर्जा, विदेशी निवेश की सीमा 100%, पर्यटन, विदेशी निवेश की सीमा 100%, दूरसंचार, विदेशी निवेश की सीमा 74%, लघु उद्योग क्षेत्र, विदेशी निवेश की सीमा 24%, पेट्रोलियम, विदेशी निवेश की सीमा 100%, सोना चांदी एवं गहने, विदेशी निवेश की सीमा 50%, दवा उद्योग, विदेशी निवेश की सीमा 51%, नागरिक उड्डयन, विदेशी निवेश की सीमा 49%, बीमा क्षेत्र, विदेशी निवेश की सीमा 49%, विनिवेश या अपनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उसमें उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। सन 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष श्री GV रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप ग्राम प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। नवरत्न वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही हैं तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसी कुल 11 कंपनियों की पहचान की गई है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी को उन्मूलन करना है। नई आर्थिक सुधार नीति से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। विश्वव्यापीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही विश्वव्यापीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। विनिवेश, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। भारतीय वित्त व्यवस्था, भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 पक्ष हैं, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं।
भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग भारतीय मुद्रा बाजार तथा दूसरा भाग भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा जाता है: असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं: पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: पहला कार्य करेंसी नोटों का निर्गमन, दूसरा कार्य सरकारी बैंक कर का काम, 3 बैंकों के बैंक का काम, 4 विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, 5 साख नियंत्रण एवं 6 आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। अपने विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है: पहला कार्य मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, दूसरा कार्य बचतों यानी सेविंग्स को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, 3 लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि शाख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 ईस्वी में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है: पहला तरीका बैंक दर नीति द्वारा, दूसरा तरीका खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, 3 बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, 4 तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, 5 विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, 6 चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा 7 नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। मुद्रा बाजार का उपबाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां हैं कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। डीएफएचआई अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMMF अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों की मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना सन 1992 में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है: गिल्ट एंड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। और गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। तत्पश्चात गिल्ट एंड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। तत्पश्चात औद्योगिक प्रतिमूर्ति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। तत्पश्चात यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियां या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। तत्पश्चात द्वितीय पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ट एंड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। तत्पश्चात भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएं हैं मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि।
तत्पश्चात यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। तत्पश्चात स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। तत्पश्चात सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। ऐसी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 की सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचांक। पहला, बीएसई सेंसेक्स। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-1979 है। दूसरा, बीएसई 200। यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 है। तीसरा, डोलेक्स। बीएसई 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डोलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 है। चौथा, एनएसई 50। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। भारतीय वित्तीय व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय बंबई में है। तीसरा, 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। चौथा, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। पांचवा, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। छठा, 1921 में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। सातवां, सन 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। नवा, 17 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांचवा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। छठा, केनरा बैंक। सातवां, सिंडिकेट। आठवां, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। नौवां, पंजाब नेशनल बैंक। 10वां, इंडियन बैंक। 11वां, इंडियन ओवरसीज बैंक। 12वां, इलाहाबाद बैंक। 13वां, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 14, देना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक। पहला, आंध्र बैंक। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक। तीसरा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चौथा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। पांचवा, पंजाब तथा सिंध बैंक। छठा, विजया बैंक। नोट: 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक का अलग 91% का नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है जो कुछ बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। तीसरा, वाणिज्यिक बैंकों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसने योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। चौथा, देश में पहला मोबाइल बैंक
मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की अलग से एक मोबाइल वैन में की गई है। 5वां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। ये ATM केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झंकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। यह स्टीमर एर्नाकुलम और व्यापीन के बीच चलती है। 6, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्य करता था। 7वां, भारत में सहकारी बैंकों का संगठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षक संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय तथा जिला सहकारी बैंक जिला पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है। 9वां, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। 10वां, बैंकिंग प्रणाली के पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु सन 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। 10वां, परिवारी निजी व्यापार फर्मों एवं सरकार द्वारा उत्पादन परिसंपत्तियों का निवेश सूचियों के सृजन पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। 11वां, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी का शेयर कहलाती है। 12वां, शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1921 में हुई। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय बम्बई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। भारतीय औद्योगिक निगम जिसकी स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक जनवरी 1995 और भारतीय औद्योगिक निगम 1948। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955। भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय बम्बई 1 फरवरी 1964। कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1982। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय बम्बई सितंबर 1956। भारतीय साधारण बीमा निगम नवंबर 1972। प्रत्यक्ष कर के प्रकार, प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर, विक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति पर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन कर, स्टाफ शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, व्यवसायिक कर। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व आयकर पर विभाग के ऊपर है। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्पों, बैंकों के चेकों, बांडों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों को छपाई की जाती है।
दूसरा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पादक शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिमूर्ति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। तीसरा करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50 and 100, 500, 1000 रुपए के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है। चौथा बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 रुपए के और उच्च वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिमूर्ति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है। पांचवा शाहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक की भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। दो नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक तथा साल्मोनी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। वहां RBI के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। छठा सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी। टकसाल मिंट्स सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1930, 903 और 1950 में मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों, मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 59% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 2005 और 2006 में कृषि का राष्ट्रीय आय में हिस्सा लगभग 19.7% है, जबकि 1950-51 में यह हिस्सा 59% था। कुछ निर्यात में कृषि का हिस्सा 2000-2001 में 13.4% रहा, जबकि आरंभ में इसकी हिस्सेदारी 70% थी। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कृषि का महत्व न सिर्फ कच्चे माल की आपूर्ति तक सीमित है, बल्कि यह औद्योगिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पाद हेतु बाजार भी प्रस्तुत करता है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। कृषि आदान व उत्पादन। भारतीय कृषि अभी मानसून पर ही निर्भर करती है। 1990-91 में फसलों के अधीन कुल क्षेत्रफल के 33.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। भारत में कृषि उत्पादन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, खाद्यान्न और अखाद्यान्न। इसमें खाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 2/3 और अखाद्यान्नों का हिस्सा लगभग 1/3 है। भारत में प्रमुख फसलों के उत्पादन में तुलनात्मक वृद्धि की सारणी रूप से नीचे दी जा रही है। फसल चावल मिलियन टन में 1960-61 में 34.6, 2000 और 2001 में मिलियन टन में 84.9% वृद्धि 0% 145, गेहूं 11.0, then 68.7, then 5 to 4, ज्वार
9.8, then 7.7, then -27. बाजरा 3.3, then 7.1, then 115. चना 6.3, then 3.5, then -180. तिलहन 7.0, then 18.4, then 162. गन्ना 110.0, then 299.2, then 172. कपास 5.6, then 9.7, then 73. चाय 0.3, then 0.8, then 166. आलू 2.7, then 22.1, then 718. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू किया गया है। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 तक कृषि की वृद्धि पर 4% से अधिक करने का लक्ष्य राष्ट्रीय कृषि नीति के अधीन रखा है। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। पहला मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा काश्तकारी का सुधार, तीसरा कृषि का पुनर्गठन। पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश में मध्यस्थों का उन्मूलन छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर किया जा चुका है। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं। पहला लगान का नियमन, दूसरा काश्त अधिकार की सुरक्षा, तीसरा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार। कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला जोतों की सीमा बंदी तथा दूसरा जोतों की चकबंदी किए गए हैं। जोतों की सीमाबंदी जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल है जो राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा जिससे अधिक जोत का होना अवैध माना जाता है। जोतों की चकबंदी विभाजित तथा खंडित जोतों का इकट्ठा करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली जोत सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर वाली जोत लघु जोत तथा 4 हेक्टेयर की से बड़ी क्षेत्रफल वाली जोत बृहद जोत कही जाती है। भारत में सबसे पहले 1920 में बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई। भारत में 2000 से 2001 में सिंचाई संभाव्य 9.47 करोड़ हेक्टेयर थी, जो भारत की कुल सिंचाई संभाव्य 13.98 करोड़ हेक्टेयर का 68% है। हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 500% की वृद्धि हुई है। कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधी या रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आड़तिये प्रमुख हैं। कृषि वित्त के संस्थागत क्षेत्रों में सहकारी समितियां और सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख हैं। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ सर्वप्रथम 1904 में हुआ था। प्राथमिक सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास के बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। भूमि विकास के बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक बैंक के रूप में 1919 में हुआ। NABARD अर्थात कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग और कृषि के पुनर्वित्त और विकास निगम के विलय द्वारा की गई। नाबार्ड की अधिकृत अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए थी, परंतु 1 फरवरी 2001 से एक संशोधन के पश्चात इसकी अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी गई है। उद्योग। आजादी के तुरंत बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव सन
1948 ईस्वी में पारित किया गया। सन 1948 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। भारत में औद्योगिक नीति पुनः सन 1956 में लागू की गई, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारियों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। सन 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योग की 4 श्रेणियां बनाई गईं, जबकि सन 1956 की नीति के इसे घटाकर 3 कर दिया गया। सन 1973 में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया। सन 1980 की औद्योगिक नीति आर्थिक संघवाद की धारणा से प्रेरित थी तथा इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों को रियायतें देने की नीति अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई, जिसमें व्यापक स्तर पर उदारवादी कदमों की घोषणा की गई। सार्वजनिक उद्यम वैसे उद्यम हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की निम्न लाभप्रदता के कारण 1991 में की गई नई औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन किए गए। नई औद्योगिक नीति में निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख है। 1997-98 के केंद्रीय बजट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रमों को चुनकर नवरत्न की संज्ञा दी गई तथा इन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। वे नवरत्न हैं: सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बाद में अन्य उपक्रमों को भी इसी सूची में शामिल किया गया है। ये है गेल GAIL गेल भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। भारत में लघु व कुटीर उद्योग का कुछ औद्योगिक निर्यात में भागीदारी 35% है। भारत में 1997-98 में लघु व कुटीर उद्योग द्वारा लगभग 1.8 करोड़ लोगों की प्रति वर्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। लघु व कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान पर 1977 की औद्योगिक नीति में दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना सन 1977 में की गई। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केंद्र हैं। लघु उद्योग को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1990 में SIDBI अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। हामिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबद्ध है। लघु उद्योग वैसे उद्योग हैं जिसमें अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो। कुटीर उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए है। भारतीय उद्योग वित्त निगम IFCI की स्थापना संविधान के विशेष अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 1948 को की गई थी। IFCI का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। ICICI अर्थात भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1955 में भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। ICICI का कार्य निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों की स्थापना, विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करना है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थान सबसे ऊंचा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई थी। इससे अपना कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू हुआ। IRBI अर्थात भारतीय औद्योगिक
पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 1971 में की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 जुलाई 1964 को संसदीय अधिनियम से स्थापित हुआ। भारतीय यूनिट ट्रस्ट लोगों की छोटी छोटी बचतों को यूनिटों की बिक्री के माध्यम में एकत्रित करता है तथा उनकी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय हैं तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना सन 1956 में की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना सन 1972 में की गई थी। 17 मार्च 1997 को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसी की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय कोलकाता में है। व्यापार स्वतंत्रता पूर्व भारत में विदेशी व्यापार उपनिषेधवाद के सिद्धांतों से संचालित होते थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसकी दशा व दिशा में व्यापक परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार की अंतर्मुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात प्रतिस्थापना की नीति इसकी आधार बनी। व्यापार उदारीकरण का प्रयास 80 के दशक से आरंभ हुआ तथा 90 के दशक के बाद उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण की व्यापक नीति बनी। आरंभिक वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र तथा कृषि व उससे संबद्ध वस्तुओं की प्रधानता थी तथा आयात में विनिर्मित वस्तुओं का अधिक महत्व था। धीरे धीरे भारत के निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता रहा है तथा प्राथमिक वस्तुओं का महत्व कम होता जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों तथा लुब्रिकेंट का आयात व्यय कुल आयात व्यय का 29.9% 2002-2003 में प्रथम स्थान। रत्न और आभूषणों का कुल आयात व्यय में हिस्सेदारी 10.4 2002-03 में है। इसका दूसरा स्थान। भारत के से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रत्न एवं जेवरात वस्तुओं का है, जिसका 2002-03 में योगदान 17.3% रहा है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात में भागीदारी 2002-03 में 16% रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कुल निर्यात में इसका स्थान दूसरा या तीसरा रहा है। भारत की दिशा। भारत की आयात तथा निर्यात दोनों में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD देशों के साथ सर्वाधिक भागीदारी रही है। OECD में शामिल देश यूरोपीय संघ के देश, अमेरिका तथा जापान है। देश विदेश की दृष्टि से इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। अमेरिका की हिस्सेदारी भारत के साथ आयात के संदर्भ में 6.1% तथा निर्यात के संदर्भ में 19.4% 2001-2002 तक रहा है। व्यापारिक संगठन IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के आधार पर की गई तथा इसका कार्य 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ। इसमें सन 2002 में कुल 183 राष्ट्र सदस्य थे। IMF का कार्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना देना तथा विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना है। IBRD अर्थात पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई। IBRD को ही अन्य संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारा जाता है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण है। इसका उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना है। इस समय यह सदस्य देशों में पूंजी निवेश में सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने में लगा है। GATT अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर
1947 को हुआ तथा 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। गेट के मूल सिद्धांत थे समान प्रशुल्क की नीति, पारिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यापारिक वाद विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से निपटारा करना। 12 दिसंबर 1995 को गेट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है तथा 2003 में इसके सदस्य देशों की संख्या 146 थी। भारत भी इसका सदस्य है। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली: सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका प्रयोग भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि यह आय घटा दी जाए जो सृजित देशों तो में हुई थी किंतु विदेशों को प्राप्त है तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तीसरा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास की राशि घटा देने के उपरांत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है। चौथा, राष्ट्रीय आय। यह किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य की वो मात्रा है जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है। साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से परिकल्पित किया जा सकता है: राष्ट्रीय आय इक्वल टू शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर NNP फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद डैश अप्रत्यक्ष कर प्लस CVST इक्वल टू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP प्लस शुद्ध विदेशी आय डैश मूल्यह्रास डैश अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। 5वां, गरीबी। सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है। योजना आयोग के द्वारा गठित टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2001 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम का उपभोग स्तर की स्थिति गरीबी कही जाएगी। छठा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो। 7वां, बूम। अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति उस समय कही जाती है जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है। यह मंदी अथवा रिसेशन की विपरीत स्थिति है। मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग विशेष में भी बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 8वां, बजट। किसी संस्था या सरकार के 1 वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का वितरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। 9th, बफर स्टॉक। आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। 10वां, तेजड़िया और मंदड़िया, बुल्स एंड बियर्स। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तिजड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वो मंदड़िया कहलाता है। 11, क्रेता बाजार, बायर मार्केट। जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है जो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। 12वां, ब्रिज लोन। कंपनियां प्राय अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिवेंचर्स जारी करती रहती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके
पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समय अवधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियों बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। 13 फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके। 14वां अवमूल्यन डिवैल्यूएशन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है उसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। विमुद्रीकरण, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो उसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिनके पास काला धन होता है वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 16वां मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन में व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। 17वां हीनार्थ प्रबंधन डिफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस आधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही उसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते। 18वां स्टेट ड्यूटी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे स्टेट ड्यूटी कहते हैं। 19वां स्वर्ण मान गोल्ड स्टैंडर्ड, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का मूल्य सोने पे मापा जाता है तो इसे मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्ण मान कहते हैं। जब किसी देश में स्वर्ण मान नहीं है अब किसी देश में स्वर्ण मान नहीं है। 20वां मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वो अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कोई कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। 21वां रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था में से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है और उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बेरोजगारी बढ़ जाती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। विश्व के सभी देशों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 22वां प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट के शुद्ध होने सोने की प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। और स्टैगफ्लेशन, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही प्रायः टैरिफ कहा जाता है। मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं जैसे साख नियंत्रण आदि, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। महत्वपूर्ण समितियां, पहली स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, दूसरी दांतवाला समिति बेरोजगारी के नियम, तीसरा सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध, चौथा
महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय, 5वां राजा चलैया समिति, कर सुधार, 6ठी खुसरो समिति, कृषि साख, 7वीं भूरीलाल समिति, मोटर वाहन करों में वृद्धि, 8वां सच्चर समिति, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति का अध्ययन, 9वां जानकारी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, 10वां रेखा समिति, अप्रत्यक्ष कर, 11वां गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता, 12वां रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन, 13वां मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, 14 गायपुरिया समिति, बैंक सेवा सुधार, 15वां नरसिंह समिति, वित्तीय बैंकिंग सुधार, 16वां भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। विविध तथ्य। विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति के आधार पर आधार की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सब्जी के उत्पादन में भारत विश्व का चीन के पश्चात दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारत का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों चीन है। वे 4 उद्योग जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है वे हैं हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन तथा परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। राज्यों में प्रथम मध्य प्रदेश। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे योजना कहलाती है। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। चलैया समिति कर बंटवारे से संबंधित है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राज्य की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्तिगृह सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1880 में हुई थी। भारत में पहला डाक टिकट सन 1852 में प्रारंभ हुआ। बिल गेट्स विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 में महाराष्ट्र है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति संपत्ति $25,000 है। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। बिंग पशु थ्योरी आर रॉडन ने दिया है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 में कलकत्ता में तथा दूसरा कोवस जी नाना भाई द्वारा 1853 में बम्बई में स्थापित किया गया। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेंसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की बजाय अधिक रोजगार का सृजन कर रहे हैं। भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 में हुई। मुख्यालय मनीला। मसालों में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तो उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों से ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है को कठोर मुद्रा कहा जाता है। पृष्ठ 274। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्रकृति संरचनात्मक है। अर्थव्यवस्था की कीमतों का औसत स्तर सामान्य कीमत स्तर कहलाता है।
आय में बदलाव के फलस्वरूप उपभोग में बदलाव उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। किसी देश का आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान शेष व्यापार शेष कहलाता है। कराधान, जनता से ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख साधन हैं। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। रोजगार गारंटी योजना, जो अब एनसीएमपी प्रमुख घटक है, सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। इसमें संविधान में दिए गए काम के अधिकार को स्वीकार किया गया है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा पीली क्रांति तेल व तिलहन उत्पादन से संबद्ध है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबद्ध है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हों, घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। भारत में निवेश करने वाले अग्रणी देशों में अमेरिका, मॉरिशस तथा ब्रिटेन हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर 2000 को जारी किया। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। 2004-05 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपनिवेश का दौर 1991-92 से प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों में अपनिवेश से प्राप्त राजस्व के सुनिश्चित प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई थी। भारत में डीजल बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा, महाराष्ट्र में खोला गया। वर्तमान में निम्नलिखित 3 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। पहला परमाणु उद्योग, दूसरा उद्योग रेल परिवहन, 3 परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना होता है। वर्तमान में निम्नलिखित 6 उद्योगों के अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में रखा गया है। पहला उद्योग अल्कोहल युक्त पेयों का आसवन व मद्दीकरण। दूसरा उद्योग तंबाकू के सिगार व सिगरेट तथा तैयार तंबाकू के अन्य विकल्प। 3 इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस व रक्षा उपकरण के सभी प्रकार। 4 दियासलाइयों सहित औद्योगिक विस्फोटक। 5 खतरनाक रसायन। 6 औषधि और फार्मास्यूटिकल्स। 1994 में संशोधित औषध नीति के अनुसार।